नमस्कार दोस्तों, मित्तर आयुर्वेदा में मैं डॉक्टर राकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने अपना एक इम्यूनिटी पर वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने ऋतुचर्या का पालन करने के लिए कहा था। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे ऋतुचर्या के बारे में पूछा कि ऋतुचर्या क्या है, इसका क्या महत्व है और हमें इसका पालन क्यों करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में सुख, स्वास्थ्य और लंबी आयु को बनाए रखने के लिए कुछ स्वास्थ्य रक्षण कर्मों जैसे ऋतुचर्या, दिनचर्या, सद्वृत, रसायन का वर्णन किया गया है। तो ऋतुचर्या भी एक स्वास्थ्य रक्षण कर्मों में महत्वपूर्ण कर्म है। ऋतुचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है। ऋतु अर्थात मौसम या सीजन, चर्या अर्थात उस मौसम या सीजन में हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी चर्या कैसे होनी चाहिए, हमारा क्या आहार विहार होना चाहिए, हमें क्या खाना पीना चाहिए, कैसे रहना सहना चाहिए और हमें क्या व्यायाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस सब का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में संवत्सर या वर्ष को दो कालों में विभाजित किया गया है, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल को उत्तरायण काल भी कहते हैं और विसर्ग काल को दक्षिणायन काल भी कहते हैं। आदान काल में 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और विसर्ग काल में वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं आती हैं और प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने की होती हैं। जैसे क्रमानुसार शिशिर माघ फागुन महीने में, वसंत चैत्र वैसाख में, ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़ में, वर्षा श्रावण भाद्रपद में, शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक के महीने में, और हेमंत अगहन और पोष के महीने में आती है। दोस्तों, जो आदान काल होता है उसमें सूर्य का बल जो है वो बढ़ा हुआ होता है, सूर्य आग्नेय होता है, वायु अति रुक्ष हो जाती है, चंद्रमा का बल इसमें क्षीण होता है। सूर्य और वायु जो हैं ये मनुष्य का और वातावरण का शोषण करते हैं। इनमें आने वाली ऋतुओं में उत्तर मनुष्य का बल जो है वो घटता जाता है और इसके विपरीत विसर्ग काल में सूर्य का बल जो है वो क्षीण होता है, चंद्रमा का बल जो है वो प्रबल होता है, इसमें वायु रुक्ष नहीं होती है और जो है ये काल आग्नेय नहीं होता है। सूर्य और वायु जो हैं ये मनुष्य का शोषण नहीं करते हैं और मनुष्य का बल जो है वो उत्तर ऋतुओं में बढ़ता जाता है। दोस्तों, आदान काल जो है वो मिड जनवरी से लेकर मिड जुलाई तक होता है और विसर्ग काल जो है वो मिड जुलाई से लेकर मिड जनवरी तक होता है। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद जो है वो त्रिदोष का सिद्धांत मानता है। वात, पित्त और कफ ये 3 दोष हैं। वात को हम एयर एलिमेंट भी कहते हैं, पित्त को फायर एलिमेंट कहते हैं और कफ जो है वो वाटर और अर्थ एलिमेंट से बना हुआ है। दोस्तों, जब ऋतु परिवर्तन होता है या सीजनल चेंजेस आते हैं तो ये तीनों दोष जो हैं इनसे इफेक्ट होते हैं। जब भी कभी मौसम में बदलाव आता है तो हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे बदलाव पैदा होते हैं, दोषों का भी डिरेंजमेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में दोषों को साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए ऋतुचर्या का पालन करने के लिए कहा गया है कि प्रत्येक ऋतु में हमें कैसे, किन दोषों के ऊपर नीचे होने के हिसाब से क्या क्या खाना पीना चाहिए या नहीं खाना पीना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद का जो मुख्य प्रयोजन है स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इस मुख्य प्रयोजन या बेसिक प्रिंसिपल की पूर्ति के लिए भी हमें अपना दोषों को साम्य अवस्था में रखने के लिए भी ऋतुचर्या का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऋतुचर्या का पालन नहीं करेंगे और हमारे दोषों का जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉडी का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा और इससे दोषों को असाम्य अवस्था में आने की वजह से या दोषों का प्रकोप होने की वजह से बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, यही कारण है कि आजकल जिसे हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस कहते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ओबेसिटी और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ अपना ऋतुचर्या का पालन ना करने की वजह से और अनहेल्दी और अनबैलेंस्ड अपना लाइफस्टाइल जीने की वजह से होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आयुर्वेद में ऋतुचर्या पर बहुत ही अपना ये कहा गया कि इसका पालन करना चाहिए, अन्यथा इसका जो है परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी ऋतुचर्या का पालन करें।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।